जादुई कुत्ता। एक छोटे से गांव में अरविंद नाम का एक लड़का रहता था। वो लोग बहुत गरीब थे। गरीब होने के बाद भी अरविंद के माँ बाप बहुत मेहनत करके अरविंद को पढ़ाया करते थे और अरविंद भी बहुत ही मेहनत करके पढ़ाई करता था और हर चीज में फर्स्ट आया करता था। एक बड़े से यूनिवर्सिटी में उसे इंजीनियरिंग की सीट भी मिली थी। इस तरह उसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग खत्म की थी। मुंबई जैसे बड़े शहर में एक बहुत सी बड़ी कंपनी में उसे अच्छी सी नौकरी भी मिली थी। उसी गांव में अरविंद किराए पर एक कमरा लेकर रहा करता था। बहुत कम समय में ही अरविंद को वहां रहना अच्छा लगने लगा। सारी चीजों की उसे आदत पड़ गई थी। किसी बात की मुश्किल उसे बिल्कुल नहीं हुआ करती थी। अरविंद के साथ ऑफिस में काम करने वाले सारे ही लोग बहुत बड़े घराने के थे। अरविंद ऑफिस के बाद जो उसको खाली समय मिलता था, उस टाइम में अपने दोस्तों के साथ पार्टीज में जाना, फिल्में देखना और उनके साथ मजे करने में बहुत ही व्यस्त रहता था। इस तरह एक दिन अरविंद के दोस्त प्रेम ने अरविंद से उसके घर चलने के लिए कहा था और प्रेम अरविंद को उसके साथ अपने घर ले जाता है। अरे प्रेम, तुम अपनी फैमिली के साथ रहते हो? तुमने तो मुझसे कभी नहीं कहा था। नो मैन, मैं तो अकेला ही रहता हूँ। तो फिर यहाँ इतनी कार्स क्यों हैं? वो भी मेरे ही हैं। तुम्हें पता है, मेरे डैड ने लास्ट ईयर मेरे बर्थडे पर रोल्स रॉयस कार भी मुझे गिफ्ट की थी। अच्छा, ये सब खरीदने तक तो शायद मैं बूढ़ा ही हो जाऊंगा। ठीक है यार, पहले अंदर तो चलो। अरविंद और प्रेम मिलकर प्रेम के घर के अंदर जाते हैं। प्रेम का घर बहुत बड़ा था। बहुत ही बड़े बड़े कमरे थे और घर के अंदर बहुत सारी महंगी महंगी चीजें भी थी। ये सब देखकर अरविंद तो हैरान ही रह गया था। बड़ी बड़ी आंखें करके सारा घर देखने लगा। फिर प्रेम अरविंद को अपने कमरे के अंदर लेकर जाता है। प्रेम के कमरे के अंदर जाने के बाद अरविंद तो और भी ज्यादा हैरान हो गया था। प्रेम के वार्डरोब को देखकर हिले बिना ऐसे ही खड़ा हो गया था और देखता रह गया था। टीवी और फिल्मों के सिवा उसने इतने महंगे महंगे कपड़े उसकी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखे थे। अरविंद की नजर प्रेम के हाथ की घड़ियों पर थी। एक घड़ी तकरीबन 1 लाख रुपए की थी। ये बातें प्रेम से सुनकर अरविंद तो दंग ही रह गया था। कुछ भी कहें यार, अगर पैदा हो ना, तुम जैसे अमीर घराने में पैदा होना चाहिए। तुम्हें देखकर तो मुझे जेलस हो रहा है। अरविंद की कही बातें सुनकर प्रेम मुस्कुरा के चुप हो गया था। इस तरह अरविंद कुछ देर उसके घर पर रहा और फिर अपने कमरे वापस चला जाता है। बाप रे बाप, वो घर था या कोई महल? कुछ भी हो, नसीब का होना भी बहुत जरूरी है। यहाँ एक मेरी जिंदगी देखो, मिडिल क्लास लाइफ। उस घड़ी को देखकर तो मैं तो पगला ही गया था। इतना मैं कब कमाऊंगा और कब खरीदूंगा? अगर वैसी वॉच मैं खरीदना भी चाहूँ तो शायद मेरी 3-4 महीने की तनख्वाह रखनी पड़ेगी। कैसी जिंदगी जी रहा हूँ यार। उस दिन रात को अरविंद सो ही नहीं पा रहा था। उसका मन बहुत ही अजीब अजीब बातें सोचने लगा था। दूसरे दिन वो ऑफिस भी नहीं गया था। अरविंद को बस एक ही चीज की याद आ रही थी और वो प्रेम की वॉच की थी। हर वक्त अरविंद को बस उसी वॉच की याद आ रही थी। फिर अरविंद ने ये सोच लिया था कि किसी भी तरह प्रेम की वॉच को चुरा कर ही रहेगा। लेकिन ये सोचने लगा कि अगर किसी को उस पर शक हो जाएगा तो फिर तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। अगर ये काम करना है तो पूरी सावधानी के साथ करना होगा। इस तरह अरविंद ने एक योजना बनाई थी। फिर वो अपना दिमाग और ज्ञान का इस्तेमाल करके एक रोबोट बनाता है और वो रोबोट एक कुत्ते की शक्ल में बनाता है। वो रोबोट देखने में बिल्कुल असली कुत्ते की तरह लग रहा था और उसी तरह चलता था और कुत्ते की ही तरह चिल्लाता था। अरविंद ने ये कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा कुछ कर पाएगा।
एक रिमोट कंट्रोल की सहायता से उसको अपने कंट्रोल में रखा था। फिर वो उसके दोस्त प्रेम के घर से जाने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही प्रेम घर से चला गया था, तब वो एक ट्रक में जाकर प्रेम के घर से थोड़ी ही दूर पे रुकता है। उसकी योजना काम करेगी या नहीं, ये देखना चाहता था। फिर वो रोबोट कुत्ते को ट्रक से बाहर छोड़ता है और फिर रिमोट कंट्रोल से उसे चलाता है। उस कुत्ते की आंखों में कैमरास फिक्स किए हुए थे, जिससे अरविंद का काम बहुत ही आसानी से हो रहा था। वो कुत्ता घर की खिड़की से घर के अंदर चला जाता है और फिर उस वॉच को बहुत ही आसानी से चुरा कर लेकर आता है। मेरा काम इतना आसान हो जाएगा, ये मैंने सोचा ही नहीं था। ये रोबो डॉग सच में वंडरफुल है। अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, जो मैं चाहूंगा मेरे पास आ जाएगा। इस तरह अरविंद उस रोबो डॉग की सहायता से छोटी छोटी चोरियां करने लगा। अपने दोस्तों के घरों में, आसपास वालों के घरों में भी चीजें चुराया करता था। जो भी चीजें उसे पसंद आती थी, उन चीजों को, खासकर घड़ी और जेवर वगैरह चुराया करता था। अगर दिन में ऐसे काम करता तो लोगों को शक हो सकता था, इसलिए वो सारी चोरियां रात में ही किया करता था। लेकिन अरविंद सारी चीजें एक एक करके चुराया करता था, जिससे लोगों ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। और कुछ लोगों को तो ये भी लगता था कि ये काम उनके ही परिवार के किसी सदस्य ने किया होगा। ये सोचकर वो लोग पुलिस में कंप्लेंट भी नहीं करते थे। लेकिन फिर भी एक दिन अरविंद के घर एक पुलिस ऑफिसर आता है और उससे कहता है कि किसी बात में उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है। ये कहकर अरविंद को वो अपने साथ थाने लेकर जाता है, जिससे अरविंद बहुत डर जाता है और फिर अपना जुर्म कबूल करता है। जितनी भी चोरियां उसने की थी, वो सारी ही पुलिस ऑफिसर को बता देता है। पुलिस ऑफिसर अरविंद के घर क्यों आया था, ये आपको भी जानना है ना? देखो अरविंद, मुझे तुम्हारे की हुई चोरियों के बारे में बिल्कुल नहीं पता था और ना ही इसके बारे में मुझे कोई कंप्लेंट आई थी। तुम्हारे घर से थोड़ी ही दूर पे हमारा घर भी है और हमारे घर में एक कुत्ता है जिसका नाम टाइगर है। वो हर दिन तुम्हारे घर के सामने आकर सोता है। पहले दिन तो मुझे लगा कि वो कहीं चला गया है और मैंने उसे बहुत ढूंढा था। फिर ढूंढने के बाद वो मुझे तुम्हारे घर के सामने मिला। उसके बाद भी ऐसे ही टाइगर बहुत बार मिस हुआ था और हर बार वो तुम्हारे ही घर के सामने मिला मुझे। बस इसी के बारे में पूछताछ करने के लिए तुम्हें अपने साथ लेकर आया था, लेकिन कुछ पूछने से पहले ही तुमने सारी बात बता दी। उस पुलिस ऑफिसर की कही बातें सुनकर अरविंद को कुछ समझ नहीं आया कि वो अब क्या करे। जो रोबो डॉग अरविंद ने बनाया था, पुलिस ने उसको ले लिया था और फिर अरविंद को गिरफ्तार कर लिया था। अरविंद की इज्जत के साथ साथ अरविंद की नौकरी भी चली गई थी। जो काम उसने किया था, सारे देश में वो बहुत बड़ी न्यूज़ बन गई थी। अगर अरविंद अपनी समझदारी का इस्तेमाल किसी अच्छे काम के लिए करता तो शायद ही बहुत अच्छा नाम कमा सकता था। इस तरह सारी दुनिया के सामने एक चोर बनकर उसे खड़ा नहीं होना पड़ता था। इंसान को चाहिए कि हमेशा मेहनत करके आगे बढ़े। ऐसे काम करने से लाभ नहीं बल्कि नुकसान ही मिलता है, क्योंकि बुरा करने वालों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। मैजिक पेंसिल। राजेश एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करता था। उसके माँ पापा की दी हुई जायदाद समझे या फिर उन दोनों की आखिरी निशानी, वो सब राजेश के लिए सिर्फ वो झोपड़ी ही थी। जब वो छोटा सा था तभी उसके माँ पापा दोनों ही उसे छोड़कर भगवान के पास चले गए थे, जिससे वो बेचारा जिस किसी के भी घर में कोई भी काम मिलता था उसे करता था और अपनी भूख को मिटा लेता था। उसकी जिंदगी ऐसी ही चलती थी। फिर वो बड़ा हो गया। राजेश 20 साल का हो चुका था। कौन सा काम कैसे करते हैं इसकी जानकारी उसे हो गई थी, लेकिन उसकी जिंदगी बदल जाए ऐसा काम उसे नहीं मिला था। वो एक होटल में वेटर का काम कर रहा था। सारे लोग राजेश को सिर्फ एक वेटर की तरह ही जानते थे, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि उसके अंदर
कितनी प्रतिभा छुपी थी। ये पेंटिंग तो जितना मैंने सोचा था उससे कई ज्यादा अच्छी बनने वाली है। इस साल होने वाले आर्ट गैलरी में इस पेंटिंग को जरूर जगह मिलनी चाहिए, तभी तो मेरे सारे सपने पूरे होंगे। राजेश अपने काम करने के साथ साथ एक सरकारी स्कूल में 10वीं क्लास तक पढ़ चुका था। उसके अंदर पेंटिंग करने का बहुत शौक था। जब वो छोटा सा था तब से ही छोटे छोटे चित्र बनाया करता था। जब वो 10वीं क्लास में पढ़ रहा था तो एक बार टीचर्स डे के दिन उसने सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की तस्वीर बनाई थी, जिसे देखकर उसके सारे दोस्त और टीचर्स भी बहुत खुश हो गए थे और उसे बहुत ही ज्यादा शाबाशी भी मिली थी। लेकिन उसके बाद उसकी पढ़ाई और नहीं चल पाई, क्योंकि इस दुनिया में पैसों से जुड़े बहुत सारे काम होते हैं जो कि राजेश के पास नहीं थे। अपने पेट की भूख मिटाने के लिए जो भी काम उसे मिलता था वो करके वो अपना पेट भर लिया करता था। लेकिन जो प्रतिभा उसके अंदर छुपी थी उसको उसने कभी नहीं छोड़ा था। एक दिन जितने भी चित्र उसने बनाए थे वो सारे लेकर उसके गांव के एक आर्ट म्यूजियम के पास ले जाता है। वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए थे, बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतरकर अंदर जा रहे थे। राजेश अपनी साइकिल पर ही उस आर्ट म्यूजियम के पास जाता है। उस म्यूजियम के गेट के पास एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। वो राजेश को अंदर जाने के लिए इजाजत ही नहीं दे रहा था। अरे 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 रुको, कहाँ चले जा रहे हो? इस म्यूजियम में बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं। यहाँ आने वाले सारे लोग कारों में आते हैं, पता है? भैया प्लीज भैया, भैया मुझे सिर्फ एक बार अंदर जाने दीजिए। मैं अंदर जाकर वापस आ जाऊंगा। प्लीज भैया प्लीज। अगर मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा और ये बात सर को पता चल गई तो मेरी तो नौकरी ही चली जाएगी। जाओ बाबा जाओ यहाँ से, सुबह सुबह आकर क्यों मुझे तंग कर रहे हो? वो दोनों की बातें ऐसी ही चल रही थी कि वहाँ एक बड़ी सी कार आकर रुकती है। उस कार से एक आदमी उतरकर कहता है, सिक्योरिटी, ये यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ होने वाले एग्जीबिशन के लिए बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं। ऐसे चीप फेलोज को तुम क्यों अंदर आने दे रहे हो? सर 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 प्लीज एक बार मेरी बनाई पेंटिंग तो देख लीजिए। सर प्लीज सर, सर मैं बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता हूँ सर। सर एक बार मेरी पेंटिंग देख तो लीजिए। सिक्योरिटी, तुम अभी के अभी इसे बाहर निकालो यहाँ से। बातों से नहीं मानने वाले ऐसे लोग पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं। शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं होती इनके पास। तुम उसे और उसके लायक कचरे दोनों को ही बाहर निकाल फेंको और जल्दी। राजेश को बाहर घसीटकर उसकी बनाई सारी पेंटिंग्स को फेंक देते हैं, जिसे लेकर राजेश बहुत दुखी होकर वापस अपने घर लौट जाता है। पता नहीं राजेश नाम क्यों रखा था मेरा। सिर्फ नाम में ही राजा हूँ, जिंदगी में कुछ नहीं। मैंने उनसे थोड़ी ना कोई खाने की चीज मांगी थी। कितनी बेइज्जती सहनी पड़ी मुझे। भगवान ने मुझे गरीब बनाकर पैदा किया है, उस बात का भी मुझे उतना दुख नहीं हुआ जितना कि आज हो रहा है। पता नहीं भगवान ने मेरे अंदर ये प्रतिभा क्यों रखी और फिर उस पर उम्मीद क्यों जगाई। जब उसको मैं छूना चाहता हूँ तो वो मुझे मिल ही नहीं रही है। मेरा तो जिंदा रहना ही बेकार है। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। राजेश का ऐसे दुखी होना ठीक था, लेकिन ये सोच कि वो अपनी जिंदगी को खत्म कर लेगा बहुत ही गलत है। ये बताने वाला भी राजेश के साथ कोई नहीं था। राजेश बहुत ही गुस्से में था। फिर उसने जितने भी पेंटिंग्स उसने बनाई थी उन सारी पेंटिंग्स को आग लगा देता है और उन्हें जला देता है। फिर बैठकर रोने लगता है। जो आग उसने लगाई थी वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और फिर उसकी झोपड़ी जलने लगी। लेकिन राजेश बिना हिले वैसे ही बैठा रो रहा था। फिर अचानक राजेश को कोई किचकिच की आवाजें सुनाई देने लगी। फिर राजेश को अचानक कोई किचकिच की आवाजें आने लगी। राजेश ने देखा कि
कि उसकी झोपड़ी में एक छोटी सी चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया था। वो बेचारी चिड़िया बहुत डरी हुई थी और इधर उधर देख रही थी, जिसे देखकर राजेश को बहुत ही तरस आ गया था। मुझे तो वैसे भी जिंदा नहीं रहना है, लेकिन मेरे लिए तुम्हारी जान चली जाए ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। रुको, मैं आ रहा हूँ। ये कहता हुआ राजेश अपने हाथों से ही उस चिड़िया को पकड़कर बहुत ही मेहनतों से उसकी जान बचाकर अपनी झोपड़ी से बाहर निकलता है। जैसे ही वो बाहर आया था, उसकी सारी ही झोपड़ी जलकर राख होकर वहीं गिर गई थी। मेरे जिंदा रहने पर खुश होने वाला या फिर मेरे मरने पर कोई आंसू बहाने वाला मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन तुम्हारा तो कोई ना कोई होगा ना। जाओ। ये कहता हुआ राजेश उस चिड़िया को हवा में छोड़ देता है। वो देख ही रहा था कि उसके ही आंखों के सामने वो चिड़िया एक खूबसूरत परी की तरह बदल गई थी। मैं एक परी हूँ, श्राप की वजह से एक चिड़िया बन गई थी। तुमने मेरी जान बचाकर मुझे श्राप से विमुक्त किया है। ये लो, मेरी तरफ से एक छोटा सा उपहार है। ये क्या है? ये तो एक पेंसिल की तरह लग रही है। हाँ, पेंसिल है, लेकिन जादुई पेंसिल। मैं हर दिन तुम्हारे बनाए पेंटिंग देखती रहती हूँ। वो बहुत ही अद्भुत है। ये पेंसिल तुम्हारी मदद करेगी। जिस रंग का तुम चाहोगे वो उसी रंग में लिखना शुरू करेगी और हर तरह से तुम्हारी सहायता करेगी। और हाँ, जान बहुत कीमती होती है। हमेशा खुश रहो और सुरक्षित भी। जो तुम चाहते हो वो तुम्हें जरूर मिलेगा। अभी मैं चलती हूँ। राजेश से ये कहकर वो खूबसूरत परी वहाँ से चली जाती है। फिर राजेश पूरी तरह जल चुके अपने झोपड़ी की तरफ देखता हुआ बहुत ही उदास हो जाता है और फिर वो ये फैसला कर लेता है कि दोबारा गुस्से में आकर ऐसा कोई काम बिल्कुल नहीं करेगा। फिर उसी जगह में एक दूसरी नई झोपड़ी अपने लिए बना लेता है और रोज की तरह होटल में अपने वेटर का काम भी कर रहा था। जब भी उसे कोई खाली समय मिलता तो अपनी मैजिक पेंसिल से अलग अलग तरह के चित्र बनाया करता था। उस परी की दी हुई मैजिक पेंसिल भी बहुत ही खूबसूरत चित्र बनाने में उसकी बहुत सहायता करती थी। हर दिन शाम को जब उसका काम खत्म हो जाता था, वो अपनी सारी ही पेंटिंग्स सड़क के किनारे पर रखकर बेचा भी करता था। बहुत सारे लोग उसके पेंटिंग्स को देखकर बहुत ही खुशी से खरीदा करते थे। इसी तरह एक दिन एक औरत ने राजेश के बनाए सारे चित्र को देखा था। अरे वाह, क्या खूबसूरत पेंटिंग है। मेरी जिंदगी में आज तक इतनी ब्यूटीफुल पेंटिंग मैंने कभी नहीं देखी। इस पेंटिंग में तो जान है, जान। ये कहकर बहुत देर तक वो ऐसे ही पेंटिंग्स को देखती रही। बहुत ही गहराई से उन पेंटिंग्स में डूब गई थी। फिर दूसरे दिन उसी जगह पर एक बड़ी सी कार आकर खड़ी होती है और उसमें से एक आदमी भागता हुआ राजेश के पास आकर खड़ा होता है। हेलो सर, मैं आर्ट म्यूजियम का मैनेजर हूँ। हमारे बॉस को आपकी बनाई पेंटिंग्स बहुत अच्छी लगी हैं सर। वो आपकी पेंटिंग्स से बहुत इम्प्रेस हुए हैं। अगर आपकी पेंटिंग्स हमारे म्यूजियम में आप प्रेजेंट करेंगे तो आप जितना चाहेंगे हम आपको अमाउंट देंगे सर। प्लीज मान लीजिए। राजेश ने उस मैनेजर को देखते ही पहचान लिया था, लेकिन उस मैनेजर को राजेश भले ही याद नहीं था, लेकिन राजेश को उस मैनेजर की कही हर एक बात याद थी। लेकिन फिर भी राजेश ने मुस्कुराकर उसे हाँ कह दी थी। उस मैजिक पेंसिल से बनाए हर चित्र को आर्ट गैलरी में रखा गया था। फिर उसका नाम बहुत मशहूर हो गया था। बहुत इज्जत भी उसने कमाई थी। दुनिया के कोने कोने में उसका नाम फैल गया था, क्योंकि भगवान की दी हुई प्रतिभा अनमोल होती है। उसे पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। किसके अंदर कितनी प्रतिभा होनी चाहिए, इसका निर्णय सिर्फ भगवान करते हैं। तो चलिए आज से ऐसी हर प्रतिभा की हम इज्जत करें, ठीक है?